मैथ्स फंडा विद दिलीप झा में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप पहले की वीडियोज़ आपने देखे होंगे। कक्षा 12वीं के लिए हम आपके पहले अध्याय संबंध फलन से प्रारंभ कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें आप कक्षा 11वीं तक पढ़ चुके हैं और उन बेसिक चीज़ों का आप जानते हैं, जैसे कि कार्तीक गुणों को जानते हैं आप, संबंध फलन भी आपने कक्षा 11वीं में पढ़ा है। मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूं कि मेरे कक्षा 11वीं के जो वीडियोस हैं संबंध फलन के, उसके भाग 1, भाग 2 और भाग 3 को आप अवश्य देख लें। इससे आपको कार्तीक गुणा और संबंध क्या है और एक संबंध किस तरह से फलन के रूप में परिवर्तित हो जाता है वो आपको स्पष्ट पता चल जाएगा। तो हम यहाँ पर थोड़ा आपकी बेसिक जानकारी आपको मालूम है ऐसा मानते हुए हम यहाँ पर संबंध फलन में किसी समुच्चय में एक क्रॉस ए या कार्तीक गुणा और कार्तीक गुणा से होने वाले जो आपका अवयव मिलते हैं उसके अंदर जो संबंध बन सकते हैं उन संबंध के बारे में आपको बताएंगे और एक दो चीज़ों को और यहाँ चर्चा करेंगे। उसके बाद फिर मैं आपको इसमें जो कार्तीक गुणा में आपका महत्वपूर्ण है किसी समुच्चय में संबंध होना, उसको हम एक क्रॉस ए कहते हैं, उसको बाइनरी रिलेशन भी कहते हैं, द्विआधारी संबंध भी कहते हैं। द्विआधारी संबंध में हम पार्ट 2 में जाएंगे। आज हम शुरू करते हैं। देखिए आप कि यदि एक समुच्चय ए हमारे पास है 1 2 3, इस 1 2 3 में कार्तीक गुणा में कितने अवयव बनेंगे? मैंने आप पहले वीडियोज़ में आपने देखा है कि आप उसमें देखेंगे कि 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 और 3 3, यानी ए क्रॉस ए मतलब ए में 3 अवयव हैं और दूसरे ए में भी 3 अवयव हैं। 3 गुणित 3 कितना हो रहा है? 9 हो रहा है। 9 अवयव हमको यहाँ पर प्राप्त हो रहे हैं। तो ए क्रॉस ए से यदि हम करते हैं तो हमको कुल क्रमित युग्म कितने मिल रहे हैं? 9 प्राप्त हो रहे हैं। अब इनके विभिन्न अवयवों को लेकर एक परिभाषा भी हम देंगे। रिलेशन तो है, यदि हम परिभाषा देते हैं तो उस परिभाषा से हमको क्रमित युग्म के और जो ऑर्डर्ड पेयर हैं उसको चुनने में आसानी होती है, तो वो हम यहाँ पर चुन सकते हैं। उस संबंध पर डिपेंड करेगा कि कौन से अवयव उस समुच्चय आर में उस आर के अवयव बनेंगे या नहीं बनेंगे। तो हम डिफरेंट यहाँ पर संबंध लेते हैं। जैसे एक पहला संबंध मैंने लिया संबंध R1। संबंध R1 लिया हमने इस तरह है कि एक्स आर वाई इस इम्प्लाइज करता है कि एक्स इज लेस देन वाई, एक्स वाई से छोटा है। अब इस पूरे क्रमित में आपको देखना है, उन अवयवों को देखना है जो कि इस संबंध की परिभाषा को पूरा करते हैं और इसके अनुसार कौन से हमको चुने जाएंगे। जैसे यहाँ पर R1 आपने लिया तो R1 बराबर आपने देखा यहाँ पर 1 2 मिला है, 1 3 मिला है, 2 3 मिला है। आप ऑर्डर पेयर में देखेंगे पहला अवयव दूसरे वाले से छोटा, x इज़ लेस देन y यहाँ पर है। ये संबंध की परिभाषा है और इसमें सबने लिया। इसमें आपको देख लीजिए यहाँ पर कि 1 2 1 3 2 3 मिला है, 2 2 नहीं आएगा, बराबर हो गया है। 3 3 नहीं आएगा, 3 2 नहीं आएगा क्योंकि 3 R2 यहाँ पर क्या है? 3 उससे बड़ा है 2 से। इस तरह संबंध की परिभाषा के अनुसार हम R1 के अवयव तैयार करते हैं। और यहाँ आपको ध्यान रखना है कि जैसे हम यहाँ पर एक सिंपल आपको बताएं कि यदि एक अवयव आपको लिखना पड़ेगा, मान लीजिए तो यहाँ हम यदि इसको लिखते हैं R1 में लिखते हैं तो यहाँ लिख रहा है जैसे पहला वाला है तो हम लिखेंगे यहाँ कि 1 R2 1 R1 और 2 ये है यहाँ पर यदि यहाँ पर 3 देख रहे हैं, 3 और 1 आपका नहीं है, 3 1 एक एलिमेंट है, तो अपन ये भी लिख सकते हैं कि 3 R1 के साथ नहीं है, 3 R1 और 1 नहीं है, माना 3 और 1 का रिलेशन यहाँ पर नहीं है जबकि 1 और 2 का रिलेशन है। तो इस तरह से हम रिलेशन यहाँ पर दिखा सकते हैं। अब एक दूसरा हम संबंध देखते हैं। संबंध R2 मैंने लिया। संबंध R2 यहाँ पर है जो कि इस तरह परिभाषित है कि एक्स आर वाई या एक्स आर वाई इम्प्लाइज करता है कि एक्स इज इक्वल टू वाई। यहाँ पर एक्स और वाई आपस में बराबर होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि जो हमारा क्रमित युग्म के हमारा जो समुच्चय है ए क्रॉस ए, जो हमारा एक तरह का एक समुच्चयों का अवयवों का एक समूह है जिसमें हमको अवयवों को चुनना है, तो उसमें हमको इस परिभाषा के अनुसार कौन से अवयव मिलते हैं? संबंध R2 में आप देखते हैं यहाँ पर हमको मिलते हैं 1 1 2 2 और 3 3 मिलते हैं। मतलब यहाँ पर पहला अवयव और दूसरा अवयव आपके आपस में बराबर हैं। तो इसमें से हमको 9 में से 9 अवयव नहीं मिले, केवल वही अवयव मिल पाए जो कि इस परिभाषा को पूरा करते हैं। तो ये संबंध R2 हो गया उसी परिभाषा के अनुसार। एक और संबंध हम देखते हैं यहाँ पर कि सपोज संबंध हमारा R3 है। R3 को हमने डिफाइन किया है इस तरह कि x इज ग्रेटर देन y। R3 इस तरह है कि x R3y और x इज ग्रेटर देन y है, x y से बड़ा है। तो हमें इस क्रमित युग्मों के समुच्चय में से हमको R3 में कौन से अवयव मिलेंगे? वो मिलेंगे 2 1 3 1 और 3 2। यहाँ पर 2 और 1 आपस में संबंधित हैं, 3 और 1 संबंधित, 3 और 2 संबंधित हैं, परंतु अन्य अवयव यहाँ पर संबंधित नहीं हैं। तो ये इस तरह से हम संबंधों की परिभाषा देखते हैं। बहुत सारा आपको जो संबंध मिलेंगे वो संबंध इस तरह होंगे कि आपको एक ही समुच्चय में देखना है। जैसे हम प्राकृत संख्या का समुच्चय n में ले सकते हैं, पूर्णांक संख्या का समुच्चय i में ले सकते हैं, या हम किसी ऐसे अन्य समुच्चय में ले सकते हैं जो हमारा एक समुच्चय काम करेगा, सार्वत्रिक समुच्चय काम करेगा और उसी समुच्चय में हम कोई संबंध परिभाषित करेंगे जिसको हम a क्रॉस a, n क्रॉस n, i क्रॉस i या r क्रॉस
आर के रूप में डिफाइन करेंगे और उसमें हम देखेंगे विभिन्न संबंध। अब आपको जो 12वीं के लेवल में है वो इस तरह के सवाल आएंगे जिसमें आपको पूरे समुच्चय के अवयव दिए जाएंगे और उस रिलेशन के अंतर्गत आने वाले सवाल भी दे दिए जाएंगे, जिसमें कि आपको पहचानना है कि समुच्चय के संबंध है कि नहीं और कौन सा इसमें अवयव शामिल है, कौन सा अवयव शामिल नहीं है। हमने यहाँ दिखाया कि R1 और R2 सभी उस समुच्चय होंगे या बराबर होंगे A क्रॉस A के। आप कोई भी संबंध बनाइए, वो संबंध के सारे अवयव कहाँ से मिलेंगे आपको? A क्रॉस A से मिलेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि पूरे अवयव प्राप्त हो सकते हैं या कोई एक अवयव कम मिलेगा। तो यहाँ हम आगे और देखेंगे इसको अपन कैसे कहेंगे। R1 R2 R3 जो भी संबंध आपको मिलेंगे किस समुच्चय A क्रॉस A में, जो उसको हम कार्तीय गुणा कह रहे हैं, एक समुच्चय एक दूसरे में, तो उस स्थिति में आपको हमेशा वो जो संबंध मिलेंगे उन संबंधों में अंतर्गत जो एलिमेंट आएंगे उससे जो समुच्चय बनेगा वह हमेशा एक क्रॉस का क्या होगा? उस समुच्चय होगा उसके बराबर होगा। मैंने नोट लिखा है यहाँ पर, संबंध R सदैव एक क्रॉस के बराबर या उस समुच्चय रहेगा। बराबर है उस समुच्चय क्यों रहेगा? पॉइंट यहाँ समझिए कि हम आगे चौथे और पाँचवें उसको देखेंगे कि ये क्या होगा। मैं कुछ चीज़ आपको स्पष्ट कर दूँ कि प्रांत क्या होगा। किसी भी आपको यदि संबंध बनाएगा उसमें प्रांत को पूछा जा रहा है तो प्रांत हमेशा क्या होगा, एक मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया है कि प्रांत हमेशा क्या होगा, सभी क्रमित युग्म के प्रथम अवयव, सभी क्रमित युग्म के प्रथम अवयव क्या कहेंगे? प्रांत। अब जैसे इस संबंध R1 में, R1 का आपको प्रांत क्या बनेगा? R1 का प्रांत बनेगा 1 1 और 2, 1 1 और 2 बनेगा और परिसर जो है सभी क्रमित युग्म के द्वितीय अवयव, द्वितीय अवयव कौन से यहाँ पर है? 2 है, 3 है और 3 है, तो 2 और 3 हम रिपीट नहीं करेंगे। जब लिखेंगे अवयवों को तो हम उसको रिपीट नहीं करेंगे। इस तरह से सभी प्रमुख प्रथम अवयव जो होते हैं वो प्रांतों के अवयव कहलाते हैं और जो सभी क्रमित युग्मों के द्वितीय अवयव होते हैं किसी संबंध R में उस समुच्चय में वो आपका परिसर कहलाता है। तो प्रांत और परिसर मैंने स्पष्ट किया। आप इसको डोमेन और रेंज के तौर पर भी जानते हैं और इसके अलावा कोडोमेन भी एक अलग होता है। कोडोमेन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपका डोमेन और रेंज हो जाता है, जिसको पहचानना है और उसको हल करना है। अब यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि पूरे अवयव हम एक क्रॉस के ले सकते हैं या फिर कोई भी अवयव ना ले सकते हैं, तो एक दो और संबंध यहाँ बनते हैं जिसको हम संबंध के प्रकार में समझाते हैं। एक तो रिक्त संबंध, दूसरा होता है सार्वत्रिक संबंध। रिक्त संबंध क्या है? यदि A का कोई भी अवयव A के किसी भी अवयव से संबंधित ना हो, A का कोई हो A के किसी भी अवयव संबंधित ना हो, तो R हमको क्या मिलेगा? 5 मिलेगा, नल सेट मिलेगा। और ये नल सेट हमेशा उपसमुच्चय होता है A क्रॉस A का। तो ऐसी स्थिति में आपको जो R मिल रहा है, ये जो संबंध मिल रहा है, इसको हम यहाँ पर बोल रहे हैं R4 बोल रहे हैं मान लो। तो R4 X R Y इस तरह है कि Y = 4 है। मैंने डेफिनेशन दी कि एक हमने डेफिनेशन आपको देना पड़ेगा, इससे हम वहाँ पर अवयवों को चुन सकें। हमने दिया कि R4 इस तरह है कि X R Y सच दैट Y = 4X। अब Y आपको तब मिलेगा जब आप X जो भी चुनेंगे उसमें से आपको 4 का गुणा है। तो यदि हम A क्रॉस A के किसी और देखें 1 2 3, तो 1 2 3 हम यदि 1 से भी गुणा करते हैं तो 4 × 1 कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। मतलब वो हमको यहाँ पर अवयव नहीं मिलेगा। और 2 के साथ तो 8 मिलेगा, 3 के साथ क्या मिलेगा? 12 मिलेगा। तो वो 8 और 4 और 12 ये अवयव तो A में है ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में आपको क्रमित युग्म मिलेगा नहीं। तो यदि आपको कोई क्रमित युग्म नहीं बन रहा है, आप ध्यान रखेंगे कि समुच्चय A में सिंगल अवयव होंगे, A क्रॉस A में क्रमित युग्म होंगे, तो एक एलिमेंट एक क्रमित युग्म एक एलिमेंट कहलाएगा और संबंध R में भी जो आपका अवयव मिलेंगे वो भी क्रमित युग्म ही मिलेंगे। तो हमको कोई भी क्रमित युग्म प्राप्त नहीं होगा। तो ऐसा कोई यदि परिभाषा आपके पास आ जाए जिसके अंतर्गत हम A क्रॉस A से कोई भी अवयव या कोई भी क्रमित युग्म ना ले सकें, तो उसके अनुसार बनने वाला या वो रिलेशन आपका क्या कहलाएगा? रिक्त संबंध कहलाएगा, या इसको हम एम्प्टी रिलेशन कहते हैं यहाँ पर। और इसके लिए डेफिनेशन जो होती है वो जिम्मेदार होती है उस डेफिनेशन के बेस पर क्या हुआ। इसी तरह एक और संबंध आपका होता है सार्वत्रिक संबंध। यदि A का प्रत्येक अवयव A के सभी अवयव से संबंधित हो, मान लीजिए आपने कोई ऐसी डेफिनेशन दी है जिसमें कि A का प्रत्येक अवयव A के सभी अवयवों से संबंधित हो, तो वैसी स्थिति में क्या होगा कि प्रत्येक अवयव जितने भी युग्म वहाँ पर होंगे, प्रत्येक युग्म A क्रॉस A के हम अपने रिलेशन के समुच्चय में ला सकें, तो वो आपका सार्वत्रिक संबंध कहलाएगा। एक डेफिनेशन हमने दी R5 X R to Y है सच दैट X - Y इज लेस देन 5। X और Y दो अवयव जो भी वहाँ लेट हों उनके बीच का जो अंतर है वो 5 से छोटा होना चाहिए। तो आप देखिए यहाँ पर A क्रॉस A में से कोई भी अवयव आप चुन लीजिए। सपोज आप 2 1 लेते हैं, 2 और 1 का अंतर कितना आएगा? 1 आएगा। मान लीजिए आप यहाँ पर लेते हैं कि 2 और 3, तो 2 और 3 का अंतर कितना आएगा? 2 ऋण 3 बराबर क्या आएगा? ऋण 1 आएगा। तो ऋण 1 आए चाहे 2 आए चाहे 0 आए चाहे 1 आए चाहे 2 आए, जो भी अंतर यहाँ पर आप लेंगे इसमें से वो सभी 5 से क्या होंगे? छोटे। इसका मतलब इस डेफिनेशन के अनुसार यदि आप इस क्रमित युग्म के प्रत्येक अवयव को, कितने अवयव हैं? 9 अवयव हैं, 9 के 9 यदि आप चेक करेंगे तो प्रत्येक को आप अपने संबंध
R5 के कलेक्शन में डाल सकते हैं, यानी R5 के समूह में ये सारे अवयव आ जाएंगे। इस तरह से यदि ये कोई डेफिनेशन हमारे एक राशि के सभी अवयवों को शामिल करती है तो इस तरह का संबंध क्या कहलाएगा, सार्वत्रिक संबंध कहलाएगा। तो दो स्पेशल संबंध आपके यहाँ पर हैं, एक तर्क संबंध कहलाता है, एक सार्वत्रिक संबंध कहलाता है। ये एक संबंध और इसके संबंध में कुछ जानकारी आपको बताई, प्रांत है, परिसर है, क्रमोसोम कैसे लिखा जाता है और फलन क्या है, एक संबंध फलन कब बनता है, ये सब के लिए आपको पुनः रिकमेंड करूंगा मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप उस प्ले लिस्ट में जाएंगे तो प्ले लिस्ट में आपको कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के फोल्डर बने हुए हैं। आप 11वीं फोल्डर में से कार्तीय गुणा और संबंध और फलन भाग 1 भाग 2 और भाग 3 अवश्य देख लीजिए, जिससे आपको कुछ फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएं। सेकंड पार्ट है हम आपका जो इम्पोर्टेंट चीज़ है बाइनरी रिलेशन, जिसके अंतर्गत हम स्वतुल्यता, संगमकता और सम्मिकता को अध्ययन करेंगे, वो हम आपको बताएंगे। आप अपने दोस्तों को इसको शेयर करिए, आप सब्सक्राइब करिए और सारी वीडियोस में जो भी आपको लगे, जो जानकारी चाहें आप कमेंट में उसको करेंगे। थैंक्स।